आज हम बात करेंगे G20 समूह के बारे में। हाल ही में भारत ने G20 समूह की अध्यक्षता ली है और यह भारत के लिए गर्व की बात है। उसी के बारे में चर्चा करते हुए हम जानेंगे कि G20 समूह का निर्माण किस तरीके से किया गया, कौन कौन देश इस G20 समूह में शामिल हैं। भारत के इस राष्ट्रपति पद का विषय एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है, जो संस्कृत वाक्यांश वसुदेव कुटुंबकम से प्रेरित है। तो आइए हम G20 के बारे में और जानें। हाल ही में विदेश मंत्रालय यानी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये घोषणा करी है कि भारत वर्ष 2023 में नई दिल्ली में G20 समूह के नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो 17वां G20 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन नवंबर 2022 में इंडोनेशिया में हुआ था, जिसके बाद भारत ने दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण कर ली थी। भारत एक वर्ष की अवधि यानी 1 ईयर टाइम पीरियड, तो कितने टाइम पीरियड के लिए रहने वाला है अध्यक्ष G20 का? 1 साल के पीरियड के लिए, जो कि अब स्टार्ट हो चुका है, जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है। अगर बात करें तो कौन कौन देश हैं जिन्हें इंडिया ने आमंत्रित किया भारत G20 अध्यक्ष के तौर पर? बांग्लादेश, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और कई अरब अमीरात को अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया है भारत ने। अगर आप इन देशों को देखें, जैसे सिंगापुर हो गया या फिर बांग्लादेश हो गया, तो ये ऐसे देश हैं जिसके साथ भारत ने कई तरह के, भारत के अगर रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो काफी भूमिकाएं निभाते हैं। अगर सिंगापुर की मैं बात करूं, किस तरीके से कितना बड़ा सोर्स सिंगापुर हमारे लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे है। इसी के साथ साथ अध्यक्षता के दौरान भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील यानी 3 देश होंगे जो कि ट्रोइका का गठन करेंगे। तो ये पहली बार ऐसा देखने होगा जब ट्रोइका में 3 विकासशील देश यानी डेवलपिंग कंट्रीज जिन्हें हम बोलते हैं और उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी, जो कि आने वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो उन्हें वैश्विक शक्तियों के मध्य बढ़त प्रदान करेगी। किस तरीके से? तो कौन से देश, 3 देश होंगे जो कि ट्रोइका में होंगे? इसमें एक आपका भारत है, आपका इंडोनेशिया है और साथ ही में ब्राजील। ट्रोइका की अगर बात की जाए तो ट्रोइका होता क्या है? तो एक तरीके का समूह होता है, एक संदर्भित जिसे किया जाता है, जिसमें वर्तमान, पिछले और आगामी अध्यक्ष पद वाले देश। तो इस समय जो ट्रोइका में देश है, इंडोनेशिया हो गया, भारत हो गया और ब्राजील, तो ये तीनों देश शामिल है। अब प्राथमिकताएं की बात करे जाए कि G20 में अध्यक्षता के रूप में, अध्यक्ष के रूप में भारत आ गया है, लेकिन एजेंडा क्या रहेगा, किन किन चीजों पे भारत जो है आगे काम करने वाला है, जो हमें देखने को मिलेगा। भारत ने अपने एजेंडा को लेकर बहुत क्लैरिटी दी है कि सत्य विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, न्याय संगत और समावेशी चीजों पे वह बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाला है। पर्यावरण से जुड़ी चीजें, इन्वायरमेंटली रिलेटेड जो भी इश्यूज है G20 के माध्यम से उन्हें भारत सॉल्व करना चाहता है। महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट एक ऐसा मुद्दा है जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और उसी के साथ साथ हेल्थ, कोविड-19 के बाद G20 के सभी देशों ने जाना है कि किस तरीके से हेल्थ एक ऐसा एरिया है जहाँ पे फोकस करना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा से लेकर जो वाणिज्य तक के क्षेत्र में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना एवं तकनीकी सक्षम विकास जो हम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकली कैसे डेवलप होंगे, उसके लिए भी यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। उसी के साथ साथ विकासगत सहयोग, आर्थिक अपराध के विरुद्ध लड़ाई और बहुपक्षीय सुधार पर भी भारत जो है पूरी तरीके से अपना फोकस देगा या जिसे प्राथमिकताएं देगा। G20 समूह की अगर बात करें तो किस तरीके से G20 का समूह आया, किस तरीके से इसकी डेवलपमेंट हुई, तो जान लेते हैं कि G20 का जो गठन है वह वर्ष 1999 के दशक के अंत में वित्तीय संकट यानी फाइनेंशियल क्राइसिस की पृष्ठभूमि में किया गया था। तो उस समय जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसके तहत G20 का निर्माण किया, जिसमें विशेष रूप से अगर देखें तो पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को प्रभावित किया था।
तो फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते कोई एक देश नहीं था जिसकी चपेट में आया, कई देश ऐसे थे फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल संकट की वजह से, जिन्हें कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ी। इसका उद्देश्य क्या था? अगर इसका उद्देश्य मध्यम आय वाले जो देश हैं उनको शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना था, उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, कि किस तरीके से अब हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आएंगे। अगर मैं बात करूं कि G20 क्यों जरूरी है, G20 खुद में ही एक बहुत ही जरूरी समूह है अगर आप देखें तो। और G20 में भारत का होना ही खुद में एक अगर एक बड़ी बात है। अगर हम कहें अध्यक्षता के रूप में वो भारत आया है और किस तरीके से जो फोकस रहेगा, प्राथमिकता रहेगा, देखना होगा कि आने वाले समय में भारत किस तरीके से इन प्राथमिकताओं पर खरा उतरता है। अगर सदस्य की बात करूं तो G20 के समूह में अगर आप देखें तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की एंड यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका भी जैसे देश, बड़े बड़े देश इसमें शामिल है। तो आप कह सकते हैं कि G20 का जो समूह है 60% आबादी है जिसमें देश की। वैश्विक जीडीपी की बात करें तो 80% और वैश्विक व्यापार का 75% जो है इसमें शामिल है। तो अगर देखें काफी बड़ी है ये मात्रा में। अगर हम बात करें आबादी 60% विश्व की आबादी, और सभी बड़े बड़े देश हैं इसके अंदर, और किस तरीके से आने वाली चुनौतियों से हमें लड़ना है। तो एक समूह है कई देशों का, बड़े बड़े देशों का, छोटे देशों का, उभरते हुए देशों का, जो कि जहां पे बहुत क्लियर है कि हमें इस तरह का काम करना है। स्पेन को स्थायी अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। तो ये एक जरूरी चीज है यहाँ पे जाननी। अगर अध्यक्षता की बात करें, जैसे अभी हमने जाना कि जो G20 का ट्रोइका है उसमें इटली, इंडोनेशिया और भारत अभी ट्रोइका देश है, और इंडोनेशिया के पास जो थी अभी वर्तमान में अध्यक्षता पद था, जो कि अब भारत को मिल चुका है। तो अब जिस तरीके से हम बात करेंगे इस तरीके से होता है ये सब कुछ। देखिए, एजेंडा और कार्य का समन्वय G20 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, जिसमें शेरपा के रूप में, जिन्हें ये ना शेरपा के रूप में माना जाता है, जो केंद्रीय बैंकों के वित्त मंत्री और गवर्नरों के साथ मिलकर काम करते हैं। समूह का प्राथमिक जनादेश अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए है, जिसमें दुनिया भर में भविष्य के वित्तीय संकटों को रोकने, यानी किस तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस कल को आ जाए उन्हें रोकने के लिए, और भविष्य के वित्तीय संकटों को रोकने एवं विशेष कई ऐसे चीज मुद्दे उठाए जाते हैं जो कि बहुत ही जरूरी है। तो ये वैश्विक आर्थिक एजेंडा को आकार देने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो G20 वाकई में ही एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर G20 के विकास के अगर बारे में हम बात करें तो वैश्विक संकट जो आया था 2007 और 8 ने प्रमुख संकट प्रबंधन और सामान्य विकास के रूप में G20 की प्रतिष्ठा को मजबूत किया था। उस समय हमने ये जाना कि किस तरीके से अगर इस तरीके का संकट आ जाए तो उसे किस तरीके से लड़ना होगा। तो 1999-2008 अगर ये पूरा एक हम एक समय ले लें, से केंद्रीय बैंक के गवर्नरों और वित्त मंत्रियों के समूह से लेकर राज्यों के प्रमुखों तक के मंच को मजबूत किया गया था। तो G20 ने वाकई में ही एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसी के साथ अगर बात की जाए तो G20 का कोई स्थायी मुख्यालय इस समय नहीं है, और सचिवालय प्रत्येक वर्ष यानी एवरी ईयर प्रत्येक वर्ष समूह की मेजबानी करने वाला या अध्यक्षता करने वाले देशों के बीच रोटेट होता रहता है। तो एक रोटेशन में ये अध्यक्षता चलती है। तो सदस्यों को अगर देखा जाए तो 5 समूह में बांटा गया है, और ये 5 समूह में फिलहाल है। देखा जाए तो कोविड-19 के पहले आने से पहले किस तरीके के G20 के हालात थे, तो उस समय चर्चा ये हो रही थी कि जो G20 जिस कारण के लिए समूह बनाया गया है वो अपने मूल मिशन से कहीं ना कहीं दिख रहा था कि भटक गया है, और जो मूल्य लक्ष्य की ओर जो था वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। कई तरह की मुश्किलें G20 को हो रही थी।
लेकिन उसके बाद से ही G20 ने फिर से खुद को एक तरीके से संभाला है इस समूह ने। और G20 ने कई ऐसे मुद्दे लिए हैं जो वाकई में ही बहुत जरूरी है, जैसे कि अगर बात करें जलवायु परिवर्तन की, नौकरियों और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे भी G20 ने कई बार उठाए हैं, असमानता, आपका भ्रष्टाचार, आतंकवाद के पोषण, और इसी तरीके से खाद्य सुरक्षा यानी सॉइल प्रोटेक्शन जैसे एरिया पर उसने ध्यान दिया है। तो एजेंडा को अगर आप देखें तो बड़ा हुआ है, और फिर से एक तरीके से G20 ने खुद को स्थापित बिल्कुल ही किया है। हाल के दिनों में अगर बात करें तो G20 के सदस्यों ने महामारी के बाद, कोविड-19 पेंडेमिक के बाद सभी प्रतिबद्धताएं पूरी की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हाँ माना जाता है कि किसी तरीके से थोड़ी सी कम है। अक्टूबर 2020 में रियाद शिखर सम्मेलन में उन्होंने चार संतवों यानी महामारी से किस तरीके से लड़ना है, वैश्विक अर्थव्यवस्था की सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवधानों और इन सभी चीजों को संबोधित करने और वैश्विक सहयोग बढ़ाने को ये जो प्राथमिकता दी थी। तो अक्टूबर 2020 में जो रियाद शिखर सम्मेलन हुआ था, वहां पर ये 4 मेजर एजेंडा रखे गए थे। G20 की अध्यक्षता के लिए भारत अगर देखा जाए तो कई समय से तैयारी कर रहा था, और भारत ने G20 के संस्थापक सदस्य के रूप में दुनिया भर में सबसे कमजोर लोगों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के लिए इस मंच का उपयोग किया है। लेकिन अगर बात करें तो बेरोजगारी दर यानी अनएम्प्लॉयमेंट के दर में काफी वृद्धि हुई है, और पेंडेमिक के बाद से ये चीजें और ज्यादा देखने को मिली है। गरीबी के कारण इसके लिए प्रभावी ढंग से अगर नेतृत्व करना काफी मुश्किल हो गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो आत्मनिर्भर भारत पहल के दृष्टिकोण से अगर देखें तो वैश्विक प्रतिमान में नए भारत के लिए परिवर्तनकारी भूमिका की उम्मीद है कि किस तरीके से भारत अब आएगा, किस तरीके से जो है कदम उठाएगा, और किस तरीके से अगर बात करें, कहते हैं कि वर्ल्ड रिसेशन की ओर पूरा पूरा वर्ल्ड इस समय बढ़ रहा है, तो किस तरीके से G20 का समूह इन चुनौतियों को देखेगा, ये एक बहुत बड़ी बात होगी। तो G20 जिसके बारे में हमने अभी जाना, ये एक दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक मंच है। और अगर हम देखें तो जिस तरीके से भारत ने अभी इस समय अध्यक्षता प्राप्त की है, तो देखना ये होगा किस तरीके से इन चुनौतियों को, इन जो मेजर एजेंडाज हैं, जो प्राथमिकताएं भारत ने ली हैं, किस तरीके से उन पे काम होगा। तो G20 को अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे IMF की बात करें, WHO की बात करें, और इसी तरीके से साझेदारी को मजबूत करना होगा, और उन्हें प्रगति की निगरानी का कार्य सौंपना बहुत बहुत जरूरी है। डेवलपमेंट एक तरीके से G20 का बेसिक एजेंडा होना चाहिए। इसी के साथ हम इस चर्चा को यहाँ करते हैं। धन्यवाद।